हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखला गया है चीन और अब अपनी तरफ से सैनिकों की संख्या और हथियारों की तादाद बढ़ाने में लग गया है। भारत बातचीत से माहौल शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन लद्दाख से सटे तिब्बत और शिनजियांग मिलिट्री रीजन में अपने अतिरिक्त सैनिकों, तोप, टैंक, रॉकेट फोर्स और बख्तरबंद दस्तों को तनाव वाले इलाकों की तरफ भेज रहा है। मतलब यह है कि लद्दाखी पठार में दोनों देशों का बड़ा फौजी जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है। एलएसी पर हो रही इस मोर्चेबंदी से साफ है कि भारत चीन के बीच तनाव आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है और इसीलिए भारत ने भी लद्दाख में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लंबे समय तक सेना की तैनाती का वहां इंतजाम कर लिया है। लद्दाख से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख की जिस सीमा पर इन दिनों भारत और चीन की सेनाएं मुस्तैद हैं, बस 2 महीने बाद वो लद्दाख बर्फ की मोटी चादर में ढक जाएगा। सर्दियां आते ही यहाँ ऐसी बर्फबारी होती है कि यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। चीन इसी मौके के इंतजार में है, क्योंकि चीन को लगता है कि सर्दियों के मौसम में जब पूर्वी लद्दाख बाकी के हिस्सों से कट जाएगा तो उसके लिए भारतीय सेना का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। चीन की इसी साजिश को समझते हुए सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है सैनिकों के लिए जरूरी राशन, कपड़े, बूट्स और बाकी जरूरी सामान पहुंचाना। सर्दियों के मौसम में यहाँ लद्दाख में मौसम भी खराब रहता है, जिसके चलते जो एयर ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिनसे सामान लाया जा सकता है और फिर बॉर्डर पर भेजा जा सकता है, वो भी काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए विंटर स्टॉकिंग्स की जा रही है भारतीय सेना द्वारा, ताकि क्योंकि सब जानते हैं कि चीन के साथ जो टकराव चल रहा है वो लंबा खिंच सकता है। सेना भी बोल चुकी है सरकार को कि ये टकराव जो है लंबा चल सकता है, सर्दियों तक चल सकता है। इसीलिए इस तरह की स्टॉकिंग्स यहाँ की जा रही हैं पूर्वी लद्दाख में, ताकि भारतीय सैनिकों को किसी भी तरीके से किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और ये माना जा रहा है कि हर सैनिक पे कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होगा इस विंटर स्टॉकिंग्स के लिए। उसपे न केवल जो राशन और खाना पीना और तेल होगा, बल्कि उनकी क्लोथिंग्स भी होंगी, जैकेट्स भी होंगी, बूट्स भी होंगे, ग्लव्स भी होंगे और खास तौर के उनके हेलमेट्स भी होंगे। लद्दाख में जब बर्फ पड़नी शुरू होगी तो तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। उस वक्त यहाँ तैनात सैनिकों को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी लड़ना पड़ता है। इसीलिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जब लेह के दौरे पर गए तो उन्होंने सीमा के हालात का जायजा लेने के साथ साथ वहां तैनात सैनिकों के लिए जरूरी इंतजामों की भी समीक्षा की। यह उन बैरकों की तस्वीर है जिन्हें एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए तैयार किया गया है। सेना प्रमुख ने खुद इन बैरकों में जाकर सैनिकों के रहने के इंतजाम का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के मौसम में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। बेहद ही सर्द हवाएं चलती हैं। ऐसे में सैनिकों के लिए टेंट में रहना बेहद मुश्किल होता है और ये वजह है कि भारतीय सेना अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए खास आर्टिक टेंट का इंतजाम कर रही है, जिनमें सैनिकों को ठंड कम लगेगी। साथ ही एलएसी पर ऐसे बैरक तैयार किए जा रहे हैं जहां पर सैनिक सर्दियों का सामना कर सकें और इसके लिए भारतीय सेना की जो उधमपुर स्थित उत्तरी कमान है, उसके ऑप्स लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने लेह स्थित 14वीं कोर के साथ मिलकर इन सारे इंतजामों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 826 किलोमीटर लंबी है। एलएसी के इस हिस्से की रखवाली के लिए यहाँ सेना के एक डिवीजन यानी करीब 20,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन मई में चीन के साथ शुरू हुए तनाव के बाद भारत ने यहाँ सेना की पूरी कोर भेज दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ लगभग 50,000 सैनिक मौजूद हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अब करीब 30,000 अतिरिक्त सैनिकों के रहने खाने का इंतजाम होना है। इसकी तैयारी अगर अभी से नहीं की गई तो आने वाले वक्त में सेना की चुनौती और बढ़ जाएगी, क्योंकि लद्दाख के इस दुर्गम इलाके में बर्फ पड़ने के साथ ही सप्लाई के रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख तक पहुंचने के दो रास्तों में से एक है श्रीनगर और सोनमर्ग से जोजिला पास को पार करते हुए द्रास कारगिल के रास्ते लेह तक। दूसरा रास्ता है कुल्लू मनाली और रोहतांग पास से कारू होते हुए लेह तक। इनमें से पहला रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक जोजिला पास से होकर गुजरता है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा जोजिला दर्रा यूं तो बहुत खूबसूरत और शांत जगह है, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब यहाँ बर्फ गिरनी शुरू होती है तो इसके पार जाना नामुमकिन हो जाता है। बर्फ के कारण अक्टूबर से मार्च तक ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अप्रैल में यहाँ जमी बर्फ को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी तरह लेह जाने वाला दूसरा रास्ता जिस रोहतांग पास से गुजरता है, यहाँ भी भारी बर्फबारी होती है, इसीलिए सर्दियों में लेह जाने का ये रास्ता भी बंद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना के ट्रक अक्टूबर से पहले ही जरूरी सामान लेकर निकल चुके हैं। सैनिकों के लिए अगले 5 से 6 महीनों का राशन और तेल वगैरह लेकर ये ट्रक पहले लेह पहुंचेंगे और फिर वहां से दौलत बेग ओल्डी, देपसान और गलवन घाटी जैसे इलाकों में तैनात सैनिकों तक ये सामान पहुंचाया जाएगा। यहाँ से उसको सारा चीज सप्लाई पहुंचाना बहुत ही कठिन है। फिर भी हमारा फौज में यह क्षमता है कि अभी बहुत हमारे फौज ये सारा तैयारी कर चुका है ये 3-4 महीने में। देश की रक्षा में लगे सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना के साथ साथ आम लोग भी लगे हुए हैं। ये तस्वीरें चुशूल सेक्टर की हैं, जहां स्थानीय लोग सेना के लिए जरूरी खाना पीना और सामान लेकर निकल पड़े। मतलब भारत चीन के उस साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है जो सर्दियों की सफेद बर्फ की आड़ में भारत के खिलाफ वो रचना चाहता है। भारतीय सेना ने पहले से ही इस इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ भी मजबूत कर ली है। ऐसे में मौसम और हालात कैसे भी हों, चीन को उसकी हर हिमाकत का माकूल जवाब मिलेगा। भारत माता की जय, की जय, की जय। सवाल यह है कि क्या चीन एक बार फिर 1962 के इतिहास को दोहराने के सपने देख रहा है? तभी तो कई महीनों तक भारत चीन के बीच इसी तरह तनाव चला, जिसके बाद सर्दियां शुरू होते ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं है। अब मौसम कोई भी हो, अगर लड़ाई हुई तो पलड़ा भारत का ही भारी होगा। कैसे, ये बता रहे हैं हमें कर्नल दानवीर सिंह, जो लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में खासकर चुशूल में चप्पे चप्पे को बहुत बखूबी से परखा है, वहां सर्व किया है। कर्नल दानवीर, शुक्रिया। बताइए, अगर सर्दियों में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन फायदे में और कौन नुकसान में रहेगा? देखिए, सर्दी के अंदर लड़ाई लड़ने में परेशानी चाइना की होने वाली है, हिंदुस्तान की नहीं होने वाली है। उसका कारण बड़ा सीधा और सिंपल है, सरल है कि हिंदुस्तान के सैनिक 12 महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात रहते हैं। अरुणाचल, तवांग की पहाड़ियां हो या मिडिल सेक्टर की पहाड़ियां हो या ईस्टर्न लद्दाख की दुर्गम चोटियां हो, यहां पर हमेशा सैनिक रहता है। सर्दी में भी सैनिक रहता है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सियाचिन के ऊपर भी तैनात हैं और हमने वहां भी अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है वो, उसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। -50 डिग्री तक वहां पे टेम्परेचर भी जाता है। तो हमारी जो काबिलियत है सर्दी में लड़ने की वो बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी है। ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सिर्फ हमें ही नहीं ट्रेनिंग देता, दुनिया के सुपर पावर्स को भी ट्रेनिंग देता है। आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि अमेरिका के भी सैनिक यहां पर आके ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो कौशल है, जो हमारी जो काबिलियत है, वो कितनी स्ट्रांग है जब हाई एल्टीट्यूड और ठंडे इलाके की बात करते हैं। और हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि श्रीनगर और कश्मीर का इलाका भी है, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और बाकी जो रेंजेस हैं वहां पे भी हमारे सैनिक तैनात हैं। वो भी कोई कम एल्टीट्यूड नहीं है, 12 से 14,000 की ऊंचाई वहां भी मौजूद है। तो हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं और इस 13 लाख की सेना में हर एक सैनिक उतना ही ट्रेंड है। हर एक सैनिक ने कोई ना कोई टेन्योर हाई एल्टीट्यूड का करा हुआ है। तो हाई एल्टीट्यूड और सर्दी ये भारतीय सेना के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस चीज में हम लोग बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। अब जब हम ये बात करते हैं तो देखिए, एक सैनिक सरहद पर लड़ाई लड़ता है,
तो सैनिक की तो मैंने आपको बात करी कि कितना मजबूत है हिंदुस्तान का सैनिक, कितना वेल ट्रेन्ड है और किस तरीके से सर्दी के अंदर लड़ने के लिए सक्षम है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। अब देखिए, जहां तक चाइना के इक्विपमेंट का सवाल है, चाइना का इक्विपमेंट किसी भी मुल्क की सेना में कभी परखा नहीं गया। आप कोई भी इतिहास का किसी भी युद्ध को उठा के देख लें, आप नहीं पाएंगे कि चाइना के किसी जहाज ने, चाइना के किसी टैंक ने या चाइना के किसी तोप ने किसी भी लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया। और उसके विपरीत हिंदुस्तान की सेना में जो इक्विपमेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान का स्वनिर्मित हो या अमेरिकी इक्विपमेंट हो या रशियन इक्विपमेंट हो, हम लोगों ने चाइनीज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, चाइनीज के खिलाफ आज भी तैनात है वो इक्विपमेंट। हमने पाकिस्तान के साथ दो हाथ करे हैं और हमारा ये इक्विपमेंट निरंतर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ एक्शन में रहता है। हमारा पाउडर ड्राई है, हमारे जो सैनिक हैं उसके ऊपर पूरी तरह सक्षम है, इक्विपमेंट बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसी के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा जो सामरिक जो एडवांटेज चाइना के ऊपर पड़ता है एयरफोर्स के क्षेत्र में, ठीक है, चाइना की एयरफोर्स बहुत मजबूत होगी नंबरों के मामले से, आंकड़ों के मामले से, लेकिन उस मजबूती का कोई फायदा नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि चाइना के जहाज को लहासा से उड़ना पड़ेगा, चाइना के जहाज को तिबेटी पठार से उड़ना पड़ेगा। 11,000 से 14,000 की हाइट है उसकी। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना का जहाज अगर तिबेटी पठार से उड़ता है तो जो वेट वो नॉर्मल हालात में उठा के ले जा सकता है हथियारों का, बम्बों का, वो उतना हथियार और उतना वेट नहीं ले जा सकता। यानी कि एक जहाज चाइना का जो सामान लेके जाएगा उसकी काबिलियत 5 गुना कम हो जाती है। और वहीं हमारा जहाज, हमारे सारे एयरफील्ड्स जो हैं वो हिमालय की गोद में है, नीचे हैं, प्लेन इलाके में है, तो हमारा जहाज पूरी तरह सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें जब हम मिला देते हैं तो आप सोचिए कि कितना मजबूत हो जाता है हिंदुस्तान। ये जितनी भी बातें आपने कर्नल दानवीर हमें बताई हैं वो कहीं ना कहीं खुशखबर की तरह हमें लग रही है। वैसे सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है, भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मिसाइल तकनीक में भारत ने एक अहम कामयाबी अपने नाम कर ली है। भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक हासिल कर ली है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। अब तक अमेरिका, रशिया और चीन के पास ही ये तकनीक थी, लेकिन डीआरडीओ ने देश में बनी हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण करके उस क्लब में खुद को शामिल कर दिया है। ओडिशा के बालासोर में मौजूद एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में इस तकनीक का परीक्षण सफल हुआ। अब भारत अगले 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल खुद तैयार कर सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। ये रफ्तार आवाज की रफ्तार से लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। चीन के पास DF-17 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पहले से है, लेकिन भारत भी अब स्वदेशी तकनीक से हाइपरसोनिक मिसाइल प्लेटफॉर्म तकनीक वाला चौथा देश बन गया है। Particle health normal. एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच ये भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको इस पर फख्र करना चाहिए और इसीलिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को इस पर बधाई दी है। चीन पर मास्टर स्ट्रोक का ये स्पेशल कवरेज जो है वो आप देख ही रहे हैं लगातार। बगैर शहीद नियमा तेंजिन के जिक्र के ये कैसे पूरा होगा बताइए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नियमा तेंजिन 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को ब्लैक टॉप हिल पर अधिकार जमाने वाली टुकड़ी का हिस्सा थे, लेकिन एक लैंडमाइन की चपेट में आकर वो शहीद हो गए। आज उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेह में आखिरी विदाई दी गई, क्योंकि तेंजिन की कुर्बानी ने भारत को चीन पर बहुत बड़ी सामरिक बढ़त दिलाई है। यही वजह है कि आज पूरा लेह उनके अंतिम संस्कार में शरीक हुआ। Salute!
हाथों में तिरंगा लिए अर्थी के सामने बैठी ये वीरांगना शहीद एसएसएफ के कमांडो नियमा तेंजिन की पत्नी है। पति की शहादत से ये गमजदा जरूर है, लेकिन अपने पति को अंतिम विदाई देकर इन्होंने साबित कर दिया कि इनका हौसला लद्दाख की पहाड़ियों से भी ऊंचा है। और ये हौसला देखकर पूरी फिजा भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। नियमा तेंजिन 29 और 30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप हिल पर हुए ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुए थे और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कमांडो तेंजिन का तिब्बती परंपराओं के मुताबिक अंतिम संस्कार हुआ। तेंजिन एसएसएफ की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसने सिर्फ 90 मिनट के अंदर ब्लैक टॉप हिल पर अधिकार जमाकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन इसी मिशन के दौरान तेंजिन का पैर एक लैंडमाइन पर आ गया और इस धमाके में वो शहीद हो गए। जिस लैंडमाइन में तेंजिन की जान गई वो 1962 की लड़ाई के दौरान की थी। जंग के बाद से युद्ध का ये मैदान खाली पड़ा था, लेकिन मिशन ब्लैक टॉप के दौरान हादसे की वजह बनी। शहीद को अंतिम विदाई देने बीजेपी नेता राम माधव और लेह से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग भी पहुंचे। उनकी शहादत सीमा पर शांति लाए और आज की जो परिस्थिति है, तनाव है, वो पूरा समाप्त हो। बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच शांति की माहौल फिर से सीमा में स्थापित हो, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस हादसे के बाद तिब्बती शरणार्थियों के मन में चीन के खिलाफ और गुस्सा बढ़ गया है। ये बहुत खुशनसीब आदमी, इसने अपना शहादत दिया, अपने ही देश हिंदुस्तान और तिब्बत दोनों के लिए इसने लड़ा, अपने जान पे खेल के ये वहाँ शहीद हुआ। The hero today we have here clearly sent a message to the Chinese that we are with the Indian army and we salute the Indian army and we are very happy and proud to get an opportunity to serve in the Indian army. तेंजिन के सम्मान में उनकी अंतिम यात्रा पूरे लेह शहर में निकाली गई। वो तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बत मूल के थे और एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के थे। सोमवार को उनके शव की यात्रा निकाली गई पूरे लेह में और ये देखा कितना बड़ा काफिला है। जितने भी तिब्बती मूल के शरणार्थी हैं वो सभी इस शव यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि तिब्बती मूल के जो लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं शरणार्थी बन के, वो अपना यहाँ विरोध प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं चीन के खिलाफ। और अब उनकी मांग यही है कि चीन से तिब्बत को आजाद किया जाए। ब्लैक टॉप ब्लास्ट में तेंजिन के साथी कमांडो तेंजिंग लिंगडोह भी घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज ने लिंगडोह के पिता और पूर्व एसएसएफ कमांडो तासी तेंजिंग से एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सही मौका है तिब्बत को आजाद कराने का। हमारा खास दुश्मन है चाइना है, हमारा देश कब्जा किया हुआ है, अभी भी दुनिया को पता है। हम तो अभी तो बहुत मौका अच्छा मिला है, हम तो छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल। ये बातचीत से ये दुश्मन सुलझाने वाले नहीं है, उसको तो मुंह तोड़ के जवाब करार देना चाहिए, उसको तो बिल्कुल आगड़ा के हम देना चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। एसएसएफ के जवान चीन के लिए डरावने सपने जैसा बन गए। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आज एसएसएफ के जवानों पर एक लेख लिखा। इस लेख में उसने
एसएसएफ के जवानों को टैंकों का चारा बताया है। ये लेख चीन की चिढ़ है, क्योंकि उसे ये अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उसके जवान घुसपैठ की साजिश रचते रहे और एसएसएफ ने ब्लैक टॉप से लेकर रेकिन पोस्ट तक चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। जिन कैमरा सर्विलांस कैमरा के जरिए चीन भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, एसएफएफ के उन तमाम योद्धाओं ने उसी को निकाल फेंका और इसीलिए चीन की आंखों में चुभ रहे हैं। ये आगे बढ़ेंगे और रिया चक्रवर्ती के नए दाव की बात करेंगे। इस वक्त रिया चक्रवर्ती मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में बैठकर सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं। असल में रिया ने कल बांद्रा थाने में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एक शिकायत दी थी, जिसमें प्रियंका पर सुशांत को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देने का आरोप लगाया था। रिया का कहना था कि 8 जून को सुशांत को प्रियंका ने दवाई दी थी और 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले रिया से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ हुई, जो कल भी जारी रहने वाली है, क्योंकि आज की जांच पूरी नहीं हो पाई। आज रिया से उसके भाई शोवेक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने पूछताछ हुई। इसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। सारे सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए ही पूछे गए और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रिया ये तो स्वीकार कर रही है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन इसका सारा आरोप वो सुशांत पर लगा रही है कि सुशांत के लिए ही ड्रग्स मंगवाए जाते थे। यानी रिया उस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है जो उसके जवाबों का खंडन करने के लिए वापस नहीं आ सकता, हमारे बीच में मौजूद नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन आज सुबह रिया चक्रवर्ती पहुंची। रिया चक्रवर्ती पिंक और ब्लैक कलर की हुडी में थी, चेहरे पर मास्क था। मीडिया की भीड़ से बचाने के लिए मुंबई पुलिस की बैरिकेडिंग भी थी। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब एनसीबी, केंद्र सरकार की इन 3 बड़ी जांच एजेंसियों के सामने रिया चक्रवर्ती की कई बार पेशी हो चुकी है। इन सवालों से रिया कितनी परेशान हो गई है, इसकी एक झलक देखिए। कल जब एनसीबी की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया घर पहुंची तो कार से उतरने के बाद कुछ ऐसे अंदर की तरफ दौड़ गई। रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी से उतरी हैं। ये देखिए रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरकर और जाती हुई आगे की तरफ अपने फ्लैट की तरफ। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लिए फोन करने की बात कबूली है, लेकिन ये भी कहा है कि ये सब सुशांत के लिए मंगाया जाता था। रिया से जब ड्रग्स को लेकर पूछताछ की गई तो उनका साफ कहना था कि वो खुद ड्रग्स नहीं लेती। ड्रग्स मंगवाने की बात पर रिया ने कबूल किया कि हाँ, ड्रग्स मंगवाए जाते थे, वो भी सुशांत और उनके दोस्तों के लिए। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने अब तक कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स या बर्ड्स नहीं लिया। ये कबूला कि सुशांत के लिए ही दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए फोन किया था। कहा कि सुशांत और सुशांत के दोस्तों के लिए ड्रग्स आता था। रिया ने खुद केवल सिगरेट और शराब पीने की बात मानी है, लेकिन एनसीबी को रिया के बयानों में कुछ झोल लग रहा है। इसीलिए एनसीबी ये जानना चाह रही है कि रिया कौन सी सिगरेट पीती थी, क्योंकि इस मामले में जिस ड्रग्स की बात हो रही है वो एक गांजा है जिसे सिगरेट में भरकर पिया जाता है। इसलिए एनसीबी रिया से बार बार ड्रग्स और सिगरेट को लेकर ही सवाल कर रही है। जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने आज एक नया पैंतरा चला। रिया ने मुंबई पुलिस में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रिया का आरोप है कि 8 जून को प्रियंका की तरफ से भेजे गए प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा सुशांत को दी गई थी और उसी के 5 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल करीब हफ्ते भर पहले सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच 8 जून को हुई बातचीत की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी,
जिसमें प्रियंका सुशांत को दवाई देने के लिए कहती हैं। बातचीत के दौरान प्रियंका सुशांत को लिब्रियम, नेक्सेटो और लोनाजेप नाम की दवाई बताती हैं। सुशांत बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं मिलने की बात उठाते हैं तो प्रियंका दिल्ली से प्रिस्क्रिप्शन के इंतजाम की बात कहती है। रिया इसी बातचीत को आधार बनाकर आरोप लगा रही हैं कि 8 जून से सुशांत की बहन ने दवा शुरू की और 5-6 दिन में सुशांत की मौत हो गई, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही हैं कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेन कर रही हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रही कंगना रनौत और इसी वजह से उनकी शिवसेना से ठन भी गई है। आज कंगना को केंद्र सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान हुआ। इधर कंगना ने ट्विटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को थैंक यू कहा। उधर मुंबई में उनके ऑफिस में बीएमसी के अधिकारी पहुंच गए। कंगना रनौत ने ये आशंका जताई है कि बीएमसी उनसे दुश्मनी निकाल सकती है। कंगना ये कह रही है कि उनके ऑफिस में खामियां निकालकर उसे तोड़ा जा सकता है। कंगना की ये आशंका सही भी लगती है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीएमसी नियमों के उल्लंघन की जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आवासीय जमीन पर व्यावसायिक निर्माण किया गया है। अब बीएमसी 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। कंगना ने ये जमीन सितंबर 2017 में 20 करोड़ के आसपास रुपयों में खरीदी थी। इसमें 3075 वर्ग फुट का निर्माण करवाया गया है। अब सवाल यह है कि बीएमसी को ये सब अभी क्यों याद आ रहा है? जब कंगना ने ये जमीन खरीदकर निर्माण करवाया था तब बीएमसी के अधिकारियों ने तब नहीं देखा था। क्या बीएमसी कंगना को डरा धमकाकर चुप करवाना चाह रही है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कंगना ने उनकी सरकार से पंगा ले लिया है। पहले उसने नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोला। तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। फिर मीडिया से भी पंगा लिया। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखते हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? इतना गंदा सोचते कैसे हो? और अब उसके निशाने पर है महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना। ये जो मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, तू धमकी दे उसको। अरे फुकट की धमकी देने वाले हम लोग नहीं है और धमकी देकर कुछ करना है हमारा स्वभाव भी नहीं। तो आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच ये पूरा विवाद सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच पर उठे सवालों से शुरू हुआ। सुशांत की मौत को लेकर कंगना लगातार मुखर हैं। वो मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती रही हैं। 1 सितंबर को कंगना ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल से कंगना के खिलाफ किया गया एक ट्वीट लाइक किया गया और इसी पर कंगना ने ट्वीट किया। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर मुझे खुलेआम डरा रहे हैं, मेरे खिलाफ अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सेफ रहूंगी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसी के बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। संजय राउत ने सामना में अगले दिन आर्टिकल लिखा, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो मुंबई न आए, ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है, गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद कंगना के असली पंगे की शुरुआत हुई। कंगना रनौत ने 3 सितंबर को ट्वीट किया, लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी, ग्राफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है? फिर तो हंगामा मच गया।
कंगना पर मुंबई के अपमान का आरोप लगा और महिला शिव सैनिक सड़कों पर उतर आई। कंगना का पुतला जला, पोस्टर पर जूते चप्पल चले। कंगना ने ट्वीट करके जवाब दिया, लिखा, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग मुझे मुंबई ना आने की धमकी दे रहे हैं, तो मैंने अब 9 सितंबर को मुंबई आना तय कर लिया है। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करूंगी तो वो वक्त भी बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इस ट्वीट पर संजय राउत से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि कंगना किसी और के इशारे पर ये सब कर रही है और फिर संजय राउत का जुबान से नियंत्रण भी हट गया। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो वो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कंगना अपना जवाब ट्विटर से ही दे रही थी। संजय राउत मीडिया के कैमरों के सामने कुछ भी बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शनिवार को एक चैनल के माइक पर कंगना को अपशब्द बोल दिए। ट्वीट से जवाब दे रही कंगना ने संजय राउत को जवाब देने के लिए अब की बार वीडियो पोस्ट कर दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। कंगना ने संजय राउत को फिर खुली चुनौती दी, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाया और कहा कि 9 तारीख को मिलते हैं। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब जवाब देने की बारी संजय राउत की थी, लेकिन वो कंगना को जवाब देते हुए मीडिया पर ही अपनी भड़ास उतारने लगे। मीडिया पर ही कंगना की चमचागिरी का आरोप लगा दिया। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। तो वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए, आपको मालूम है क्या? ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। संजय राउत और कंगना के इस जुबानी जंग के बीच आज खबर आई कि केंद्र सरकार कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देगी। इसके बाद कंगना ने फिर से ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री को शुक्रिया कहा। ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना भले ही सुरक्षा से संतुष्ट नजर आ रही हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी उन्हें इशारों में धमकी दे रहे हैं। देखिए, इस तरह की बात करेगी तो कोई भी उसके ऊपर एक्शन कर देगा तो बाद में होगा कि क्राइम हो गया। इस तरह की बातें उनको रोकना चाहिए, वरना कोई भी सरफिरा जाकर के उल्टा सीधा कर सकता है। क्योंकि जब महाराष्ट्र की सरजमीन का अपमान होगा तो यहाँ रहने वाले जो लोग महाराष्ट्र की सरजमीन में रोजी रोटी कमाते हैं वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, उसको माफी मांगना चाहिए, वरना कोई हमला कर सकता है और उसको होशियार रहना चाहिए। कंगना रनौत के बयानों ने राजनीति का वो पासा पलटा है कि धुर विरोधी समाजवादी पार्टी शिवसेना के साथ खड़ी नजर आ रही है और जिस कंगना को राष्ट्रवादी माना जाता था उसे शिवसेना जैसी राष्ट्रवादी पार्टी अपशब्द कह रही है। खबर बड़ी है। वीडियोकॉन घूस मामले में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को मुंबई से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक कोचर पर याद कीजिए वीडियोकॉन मामले में अवैध तरीके से लाभ देने का और लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर दिया था।